हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे वैदिक काल के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। तो वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा है। वैदिक काल में वेदों की रचना की गई, इसी कारणवश ये जो टाइम पीरियड है इसका नाम पड़ा वैदिक काल। वैदिक काल वैसे देखा जाए तो यह एक ग्रामीण सभ्यता है। जैसे सिंधु घाटी एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, उसके जस्ट बाद जो सभ्यता स्टार्ट होती है जो कि है वैदिक सभ्यता, यह पूरी तरह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें बड़े बड़े नगर नहीं थे, इसमें छोटे छोटे गांव थे, कस्बे वगैरह थे। तो कहा जा सकता है कि वैदिक काल जो है वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसका टाइम पीरियड आपने देख ही लिया। ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वैदिक काल, इसको दो भागों में जो वैदिक काल है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था, यानी जब वैदिक काल स्टार्ट हुआ तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, यानी जो 500 ईसा पूर्व तक का स्टार्टिंग फेज था वैदिक काल का, उसको कहा गया ऋग्वैदिक काल। और मेनली देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल है, इसी समय पर वेदों की रचनाएं की गई थी। अब कहा गया है कि इस समय जाति का निर्धारण कर्म अनुसार किया जाता था। जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में लोगों की जाति का जो निर्धारण है वो कर्म के आधार पर होता था। यदि कोई व्यक्ति सेना में युद्ध कर रहा है तो उस व्यक्ति को क्षत्रिय ही कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा हो, किसी के घर पर भी पैदा हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति है जो कि व्यवसाय करता है, व्यापार करता है, अब वो किसी के घर पैदा हो जाए उसको हम वैश्य ही बोलेंगे, अर्थात व्यापारी ही कहेंगे। तो जो ऋग्वैदिक काल का जो समय है उस टाइम पीरियड में जो जाति का निर्धारण है वो केवल और केवल कर्म के आधार पर होता था। और वहीं पर दूसरी ओर देखा जाए तो जो उत्तर वैदिक काल है, जब ऋग्वैदिक काल ख़त्म हुआ 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जैसे ही टाइम पीरियड ख़त्म हुआ तो उसके बाद स्टार्ट होता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा। और इस समय जो जाति का निर्धारण है वो वंश के अनुसार किया जाता था। इसमें जाति का निर्धारण कर्म के अनुसार, कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके आधार पर उसकी जाति का निर्धारण किया जाएगा। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में अब लोगों के जो जाति का निर्धारण है वो वंश के आधार पर होने लगा। देखे जाने लगा कि किस कुल में पैदा हो रहा है, किस घर में पैदा हो रहा है। अगर किसी पूजा पाठ करने वाले घर में पैदा हुआ, अगर उस घर का कोई ऐसा सदस्य है जो पूजा पाठ वगैरह अनुष्ठान वगैरह कराता है, तो उसके घर कोई पुत्र पैदा हुआ तो उसको ब्राह्मण ही कहेंगे। भले ही बड़ा होकर के वो व्यापार क्यों न कर रहा हो, बड़ा होकर के भले वो सेना में भर्ती क्यों न हो जाए। तो कहने का ये मतलब है कि जो ऋग्वैदिक काल है उसमें व्यक्ति के जाति का जो निर्धारण है वो उसके कर्म के आधार पर होता था, कि जैसा वो कर्म करेगा उसके आधार पर हम उसकी जाति का वर्गीकरण करेंगे। परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि लोगों के जाति का निर्धारण वंश के आधार पर किए जाने लगा। अब ऐसा इसलिए भी हुआ था क्योंकि जब 1000 ईसा पूर्व जैसे ही ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ, उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हुआ, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतिरंजन खेरी, और अतिरंजन खेरी में से लोगों को लोहा प्राप्त हुआ। और जब लोहा प्राप्त हुआ तो आप जानते हैं कि लोहे की उपयोगिता मानव जीवन में सबसे अधिक है। यानी आप घर वगैरह बनाएंगे, आपको छड़ वगैरह, सरिया वगैरह चाहेगा, साइकिल देखेंगे वो भी लोहे की बनी है। आम तौर पर अधिकांश वस्तुएं जो हमारे आसपास दिखती हैं उसमें लोहे की अधिक मात्रा होती है। तो लोहे की जैसे ही खोज हुई तो उससे हथियार वगैरह बनना प्रारंभ हो गए, तलवारें वगैरह बनाना लोगों ने प्रारंभ कर दिया, धनुष, तीर वगैरह, भाले, फावड़े, जिससे खेती वगैरह हो पाए, अच्छे अच्छे हल बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिए। तो ये भी कारण है कि इस समय जो सभ्यता का है वो विकास होने लगा। कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल जो है उस समय जो इस सभ्यता का विकास हो रहा था वो मंद गति से हो रहा था। ठीक, उसमें लोगों ने उतना अधिक विकास नहीं किया। परंतु जैसे ही वो उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में जाते जाते उन लोगों का विकास बहुत बढ़ जाता है।
और वही आगे चल करके दूसरी सभ्यता का रूप ले लेता है, जिसको हम आगे जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आपने समझ लिया ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को। अब आइए जानते हैं कि ये ऋग वैदिक काल की शुरुआत कैसे हुई, नींव कैसे पड़ी, वैदिक काल का प्रारंभ कैसे हुआ। तो वैदिक समाज के जो निर्माण करता है, जो वैदिक समाज बना है, जिसे आप कह रहे हैं ऋग वैदिक काल, उसके निर्माणकर्ता या उस समाज को बनाने वाले आर्य थे। मतलब उनको जो नाम दिया गया वो था आर्य। अब आर्य भारत के नहीं थे, वो आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया में एक जगह है मैक्स मुलर। तो मैक्स मुलर से वो क्या हुए कि वहाँ से वो लोग प्रस्थान करके चले आए भारत में। अब वो वहाँ पर क्यों आए? क्योंकि मध्य एशिया में उन लोगों को खाने की उपलब्धता उतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पर रहने की उपलब्धता उतनी अच्छी नहीं थी, आसपास नदियों वगैरह का अभाव था। तो वो लोग छोड़कर चले आए और भारत में जब वो प्रवेश करते हैं तो जैसा उन्हें माहौल चाहिए था, यानी वहाँ पर नदियों, अच्छी खासी नदियाँ मिल गई उन्हें, समतल मैदान मिल गए, ठीक, जिससे कि वो पशुपालन वगैरह कर पाएँ। पशुपालन वगैरह भी कर लिया उन्होंने, रहने की व्यवस्था भी अच्छी हो गई। तो उन्होंने देखा कि ये जो स्थान है उनके निवास के लिए उचित है, इसीलिए वो यहाँ पर आकर बस गए। और आकर वो कहाँ पर बसे? उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब है 7 नदियों का प्रदेश, जो कि पहले पंजाब को कहा जाता था, क्योंकि पंजाब में पहले 7 नदियाँ बहा करती थीं। तो वैदिक समाज के निर्माणकर्ता कौन है? आर्य है। क्या आर्य भारत के हैं? नहीं, आर्य भारत के नहीं थे। आर्य आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया में कहाँ से? मैक्स मुलर से। और जब वो आए तो आकर के सबसे पहले उन्होंने पंजाब में रहना प्रारंभ किया। अब पंजाब में रहना प्रारंभ किया और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे, अपना विस्तार करने लगे। तो इनकी जो भाषा की बात की जाए तो जो आर्य थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे और कहते थे कि जो संस्कृत भाषा है वो देव भाषा है, अर्थात ऐसी भाषा का प्रयोग देवता लोग भी करते हैं बातचीत करने के लिए। तो वो क्या बोलते थे? संस्कृत भाषा बोलते थे। और यहाँ तक कि जो व्यक्ति संस्कृत बोलता था वो केवल उसे सम्मान योग्य मानते थे। जिस व्यक्ति को संस्कृत नहीं बोलना आता था उसे वो निम्न मानते थे, तुच्छ व्यक्ति मानते थे। तो अब उन्होंने क्या किया कि भारत में लोगों का विभाजन कर दिया कि जिन लोगों को संस्कृत बोलना आता था उनको कहा कि ये लोग आर्य हैं, और जिन लोगों को संस्कृत बोलना नहीं आता था कहा गया कि ये लोग अनआर्य हैं। अनआर्य अब कौन रहेगा? भारत के मूल निवासी, क्योंकि भारत के जो मूल निवासी थे वो लोग संस्कृत अभी नहीं जानते थे। संस्कृत का प्रचलन किसने किया? जब आर्य आए तो आर्य अपने साथ संस्कृत भाषा लाए, और जो लोग संस्कृत बोलते थे उन्हें वो आर्य का दर्जा देते थे, जो लोग संस्कृत नहीं बोल पाते थे उन्हें वो अनआर्य कहते थे। अब जब एक ही परिवेश में यदि 2 समाज रहने लगे, 2 दल रहने लगे और दोनों के अंतर्गत मतभेद हो तो साधारण सी बात है कि उनके बीच में विवाद भी बढ़ेगा। तो समाज 2 टुकड़ों में बट गया, एक आर्य और एक अनआर्य। तो एक जो वर्ग था, जो आर्य वर्ग था, वो इन लोगों को तुच्छ समझता था, इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। तो जो निचले तबके के लोग हैं, अर्थात जो अनआर्य है, वो लोग उनसे उत्पीड़ित होकर के, अर्थात उनसे परेशान होकर के, जो छोटे छोटे राजा भारत में रहते थे, ये लोग मिल करके इन्होंने निश्चय किया कि अब हम इन पर आक्रमण करेंगे और इनको अपने देश से भगा देंगे। तो देखा जाए तो अब परुष्णी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर अब क्या हुआ कि जितने छोटे छोटे राजा थे, जितने अनआर्य थे और जो आर्य आए थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। परुष्णी अर्थात रावी नदी के पास इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। किसके मध्य? आर्यों के मध्य, अनआर्यों के मध्य। आर्य का मतलब जो मध्य एशिया से आए थे, अनआर्य का मतलब भारत के छोटे छोटे राजा। तो इन लोगों के जब बीच में युद्ध हुआ तो जो आर्य थे वो जीत गए, क्योंकि जो आर्य थे वो युद्ध में प्रशिक्षित थे, अर्थात वो लोग पहले से युद्ध कला के अच्छे ज्ञाता थे, युद्ध कला उन लोगों को आती थी। तो अब क्या हुआ कि वो लोग जीत गए, जिसे दशराज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये जो युद्ध है इसको दशराज का युद्ध कहा जाता है, और इसका जो वर्णन है वो आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें दशराज के युद्ध की चर्चा की गई है। और आप जानते हैं कि वेदों की रचना भी इसी समय की जा रही थी जब आर्य आए थे।
तो आपने समझ लिया कि आर्य का वर्चस्व कैसे स्थापित हुआ कि मध्य एशिया से पहले अपने अनुकूल वातावरण को खोजते खोजते आर्य भारत में प्रवेश करते हैं, आ करके वो पंजाब में बस जाते हैं। पंजाब में बसने के बाद वो धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाने लगते हैं। जो लोग संस्कृत नहीं बोल पाते उन लोगों को वो तुच्छ समझते थे और अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे। तो निचले तबके के लोग अर्थात अन आर्य और आर्यों के मध्य में युद्ध होता है जो कि परुष्णी नदी के तट पर होता है, और उसमें जो अन आर्य हैं वो परास्त हो जाते हैं और आर्य जो हैं वो जीत जाते हैं। इसीलिए जब आर्य जीत जाते हैं तो ये जो पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्र को वो नाम देते हैं आर्यवर्त। ठीक, अब आर्यवर्त उन्होंने स्थापित कर दिया कि अब यहाँ पर आर्यवर्त ही रहेगा, अर्थात आर्य समाज स्थापित हो चुका है। परंतु उसके विस्तार के लिए अर्थात आर्य समाज को और आगे बढ़ाया जा सके तो उसके लिए 2 ऋषि थे। एक ऋषि का नाम था गौतम ऋषि और एक का नाम था अगस्त्य ऋषि। तो अगस्त्य ऋषि ने जिम्मा लिया कि मैं दक्षिण भारत में जाऊंगा और दक्षिण भारत में जाकर के उसका आर्यीकरण करूंगा। आर्यीकरण करने का मतलब वहाँ के लोगों को आर्य समाज के बारे में बताऊंगा, प्रशिक्षित करूंगा और उन्हें आर्य समाज से जोड़ता जाऊंगा। और उसी तरह उत्तर भारत है, उत्तर भारत के आर्यीकरण का जिम्मा लिया था गौतम ऋषि ने। अब गौतम ऋषि ने क्या किया कि वो बढ़ते जाते थे और लोगों को बताते जाते थे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बताया, उत्तर प्रदेश के आगे जैसे वो जाते हैं पंजाब में नहीं, बिहार में प्रवेश करते हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है और उस नदी को पार करते समय उन्होंने एक ज्वाला अर्थात उन्होंने एक आग जलाई होती है। उसको जब पार कर रहे होते हैं तो जैसे पार कर रहे होते हैं उस समय वो आग बुझ जाती है। तो जब वो आग बुझ जाती है तो वो कहते हैं कि ये जो भूमि है ये भूमि अपवित्र है, इसलिए उन्होंने बिहार को अछूतों की भूमि कहा था। तो ये स्टेटमेंट पूछता है कि किस ऋषि ने बिहार को अछूतों की भूमि कहा था। तो बिहार को अछूतों की भूमि कहने वाले गौतम ऋषि थे और गौतम ऋषि का काम क्या था, गौतम ऋषि ने जिम्मा लिया था कि वो उत्तर भारत का आर्यीकरण करेंगे। और प्रिय पशु की बात की जाए तो जो आर्य आए थे अपने साथ गाय लेकर के आए थे। ये लोग गाय का बहुत अधिक सम्मान करते थे, ठीक, और गाय को ही पालते थे। और जो राजा होते थे वो गवष्टि करते थे। गवष्टि का मतलब होता है गाय के लिए युद्ध करना। जैसे पहले होता था ना कि लोग साम्राज्य जीतने के लिए करते थे, नहीं, उस समय राजा जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी वो राजा उतना शक्तिशाली, उतना समृद्ध माना जाता था। पहले ऋग वैदिक काल में व्यक्ति के पास कितना खेत है उससे ज़्यादा महत्व कि उस व्यक्ति के पास कितनी गायें हैं, इस बात की होती थी। तो उस समय उनका सबसे जो प्रिय पशु था वो गाय था। गाय की मृत्यु पर मृत्यु दंड का प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति गौ हत्या कर देता है, गाय को मार देता है, तो उस व्यक्ति को सीधे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और बात की जाए कि इनका व्यवसाय क्या था, तो इनका जो व्यवसाय था वो कृषि था। तो आप लिख भी सकते हैं इनका व्यवसाय जो था वो कृषि था मेनली, ठीक। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जैसे वो लोग प्रवेश करते हैं, भारत में उन्हें समतल मैदान दिखता है जो कि भूमि के लिए जो कि कृषि के लिए बहुत उपजाऊ था। तो आपने आर्य समाज के बारे में ये समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहा गया है वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था। वर्ण का मतलब जातिगत व्यवस्था, कि वैदिक काल के समय जातिगत व्यवस्था कैसी थी वो आपको पहले ही समझाया जा चुका है। अब इसमें उनके स्टैंडर्ड को देखना है, उनके स्तर को देखना है कि कौन सबसे ऊपर थे। तो जो व्यक्ति पूजा पाठ कराता था उसे सबसे ऊपर माना जाता था, सर्वोपरि माना जाता था कि जितने भी व्यक्ति हैं उसमें से जो व्यक्ति पूजा पाठ अनुष्ठान कराता है वो सबसे उत्तम है, ठीक, सबसे सम्मानित व्यक्ति है, जिसको ब्राह्मण कहते थे। उससे नीचे जो आते थे, सबसे अधिक संख्या भी इन्हीं की थी, उससे जो नीचे आते थे उनको कहा गया क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम क्या था कि जो व्यक्ति सेना में रह करके देश के लिए युद्ध लड़ता है, अपने राज्य के लिए युद्ध लड़ता है, देश की सुरक्षा करता है, अपने राज्य की सुरक्षा करता है, उस व्यक्ति को क्षत्रिय कहा जाएगा। और वो सेना में काम करेगा तो उसे क्षत्रिय कहा जाएगा। आगे कहा गया कि जो व्यक्ति व्यवसाय करता है, व्यवसाय करने का मतलब कि अनाज को बेचना, खरीदना या कुछ अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान करना, आयात निर्यात करना, अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है तो उसको वैश्य कहा जाएगा। ये तीसरे स्तर पर आते थे। और सबसे निम्न स्तर पर जो आते थे
वो क्षुद्र थे। क्षुद्र का काम क्या था? सेवा प्रदान करना, अर्थात किसी के यहाँ जा कर के कोई काम वगैरह करना। तो ये हो गया स्टैंडर्ड, सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर उसके बाद क्षुद्र। तो ये स्टैंडर्ड हो गया कि ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी। आगे कहा गया है वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था, कि वैदिक काल का जो समाज था, समाज में व्यक्ति अपना जीवन कैसे जीता था, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले वहाँ पर एक शेड्यूल चलता था कि व्यक्ति अपने जीवन को कैसे जिएगा। तो जो 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती थी उसको कहा जाता था बाल्यावस्था। उस समय के लिए मनुष्य स्वतंत्र था, वो कुछ भी कर सकता है, वो कोई भी गलती करे वो क्षमा योग्य है। 0 से 5 वर्ष तक का, जब तक बच्चा 5 वर्ष तक का नहीं हो जाता तब तक वो सभी जिम्मेदारियों से, हर चीज़ से मुक्त है। ठीक, तो 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था का जो मान है, जो नाम है, उसको कहा गया बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में मनुष्य के जीवन में कोई भी कार्यक्रम नहीं, मतलब कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है, वो कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र एकदम घूमे फिरे। फिर उसके बाद 5 से 25 वर्ष, जैसे ही 5 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो कहा गया कि 5 से लेकर के 25 वर्ष तक जो व्यक्ति है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि उसे अपना घर परिवार छोड़कर वन में गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरुकुल में जाना पड़ेगा, और गुरु के पास रह करके शिक्षा प्राप्त करना ही उसके जीवन का उद्देश्य है। तो 5 से 25 वर्ष तक बच्चे क्या करते थे कि वो गुरुकुल में जाते थे, गुरु के साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, ज्ञान वगैरह प्राप्त करते थे। तो ये हो गया 5 से 25 वर्ष तक का कार्य। और जब उनकी 25 वर्ष की आयु पूर्ण होती थी तो फिर वो गुरुकुल से आते थे घर आने के बाद अब जो उनका जीवन स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन का मतलब अब व्यक्ति जो है शादी वगैरह करेगा, अपना वंश वगैरह बढ़ाएगा। तो इस समय वो सामाजिक जीवन जीता है। ठीक है, ये आएगा, घर परिवार बसाएगा, अपने वंश को आगे ले जाने का काम। तो वो क्या करता है? गृहस्थ जीवन को जीता है। कब से कब तक? 25 से 50 वर्ष तक। जैसे ही 50 वर्ष पूर्ण हो जाता है, इस समय क्या करता है कि इस समय उसकी शादी होगी, सभी घर की जिम्मेदारियों को वो संभालेगा, घर का मुखिया रहेगा, घर की सभी देखभाल करेगा। काम किसका रहेगा? उस व्यक्ति का, जब तक वो 50 वर्ष का है। जैसे ही 50 वर्ष से अधिक उसकी आयु होगी, ठीक है, जब उसकी 50 वर्ष से अधिक आयु होगी तो अब वो क्या करेगा कि अपना जो गृहस्थ कार्य है किसी एक व्यक्ति को सौंप देगा, अर्थात अपने बेटे को, अपनी बेटी को, जिसे भी वो देना चाहे उसे वो सौंप देगा और धीरे धीरे आध्यात्म की ओर बढ़ने लगेगा। अर्थात अब वो उसे घर के काम वगैरह से उतना मतलब नहीं है, घर में बस रहता है, आराम से रहेगा, पूजा पाठ वगैरह कीर्तन वगैरह करेगा, यही उसके जीवन का उद्देश्य है। और जब वो जीवन 50 से 25 वर्ष तक जी लेता है तो जब उसकी आयु 75 वर्ष हो जाती है तो 75 वर्ष के बाद अब आपको घर परिवार संसार सब कुछ छोड़ करके निकल जाना है कहीं साधना के लिए, ईश्वर की खोज में। अर्थात आपको संन्यास ग्रहण कर लेना है, घर के सभी मोह माया को छोड़ करके अब आपको ईश्वर के साक्षात्कार की इच्छा मन में धारण किए हुए ईश्वर की खोज में निकल जाइए, अर्थात संन्यास को धारण कर लीजिए। तो ये होता था जीवन के चरण कि 0 से 5 वर्ष तक बाल्यावस्था, 5 से 25 तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ के बाद फिर उसके बाद आता है 50 से 75 वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब जिम्मेदारी किसी और को सौंप करके अध्यात्म की ओर बढ़ जाना। और 75 से जैसे व्यक्ति पार होता था घर परिवार सब त्याग करके वो अध्यात्म में जुड़ जाता था, अर्थात ईश्वर की खोज करने के लिए निकल जाता था सब कुछ त्याग करके। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप जो आपको बताया गया वो अच्छे समझ में आया होगा। जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।